नीतीश कुमार इस उम्मीद में बैठे हैं कि बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में उन्हें संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के अचानक सक्रिय हो जाने की वजह से मामला खटाई में पड़ सकता है। सोनिया गांधी न सिर्फ बेंगलुरु बैठक में शामिल होंगी, बल्कि बैठक के एक दिन पहले विपक्षी दलों की मेहमान नवाजी भी करेंगी। सोनिया गांधी ने डिनर का आयोजन किया है, जिसका निमंत्रण सभी विपक्षी दलों को दिया गया। ऐसे में लगता नहीं है कि नीतीश कुमार के लिए कोई जगह बन पाएगी। माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन का नया नाम भी नहीं दिया जाएगा। इस गठबंधन का नाम यूपीए ही रहेगा, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। मतलब ये कि विपक्षी गठबंधन की बागडोर अब सीधे तौर पर कांग्रेस के हाथों में आ गई है। इससे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को परेशानी हो सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस इन दोनों को लेकर ज्यादा भरोसा भी नहीं दिखा रही। हालांकि कांग्रेस की तरफ से डिनर का निमंत्रण अरविंद केजरीवाल को भी दिया गया है और ममता बनर्जी को भी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को इकट्ठा करने के मकसद से ये बैठक बुलाई गई है। इसके पहले बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। सूत्रों का कहना है कि इस बार की मीटिंग में 8 और पार्टियां भी शामिल होने वाली हैं। मीटिंग के लिए डीएमके, केडीएमके, वीसीके, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, जोसेफ और केरल कांग्रेस मनी को भी आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों को मीटिंग के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि पिछली बैठक सफल रही थी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जरूरी है कि इस तरह की चर्चाएं आगे भी होती रहनी चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष को एकजुट करने और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के उद्देश्य से विपक्षी दलों की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार की पहल पर आयोजित की गई इस बैठक में 15 विपक्षी पार्टियों के 32 नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में 4 घंटे तक चर्चा चली। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने कहा था कि व्यापक विपक्षी एकता की दिशा में ये पहला कदम है। 2024 के करीब आने तक इस गठबंधन में और भी पार्टियां शामिल होंगी। आरजेडी के प्रमुख लालू यादव ने कहा था कि राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को नेतृत्व करना चाहिए और अन्य दलों को समर्थन देना चाहिए। बड़ी पार्टियों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सीट बंटवारे में कांग्रेस का खुला और लचीला रुख होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मैदान में अजीत पवार का मुकाबला करने के लिए शरद पवार ने सांसद अमोल कोल्हे को उतार दिया है। अमोल कोल्हे शपथ ग्रहण समारोह में अजीत पवार के साथ थे, लेकिन अगले ही दिन पलटकर वे शरद पवार के साथ चले गए। अमोल कोल्हे ने न सिर्फ शरद पवार के साथ जाकर बल्कि उन्हें अजीत पवार पर तीखा हमला बोलकर संदेश दे दिया। अब अमोल कोल्हे महाराष्ट्र में हर कहीं अजीत पवार का मुकाबला करते दिखाई देंगे। वजह ये कि शरद पवार के गुट ने सांसद अमोल कोल्हे को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने सांसद अमोल कोल्हे को एनसीपी का अभियान प्रमुख नियुक्त कर दिया है। इसकी जानकारी एनसीपी पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की सहमति से सांसद डॉक्टर अमोल कोल्हे को महाराष्ट्र प्रदेश एनसीपी का प्रचार प्रमुख नियुक्त किया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अमोल कोल्हे को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और महाराष्ट्र प्रभारी सुप्रिया सुले, कोषाध्यक्ष और पूर्व विधायक हेमंत टकले भी मौजूद रहे। बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के बाद सांसद अमोल कोल्हे ने पार्टी अध्यक्ष शरद पवार को धन्यवाद दिया। कोल्हे ने अपने ट्वीट में कहा, आज मुझे एनसीपी का प्रचार प्रमुख नियुक्त किया गया। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं शरद पवार, सांसद सुप्रिया सुले, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, एनसीपी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने जो भरोसा दिखाया है, मैं उसे अवश्य सार्थक बनाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से अमोल अपने सार्वजनिक भाषणों और सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाओं पर आक्रामक टिप्पणियां कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जिम में वजन उठाते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका खा चुके राहुल गांधी जब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते, उसके पहले पूर्णेश मोदी पहुंच गए। पूर्णेश मोदी राहुल गांधी को कोई मौका देने के मूड में नहीं हैं। इसलिए मोदी सर ने मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की
इस अर्जी में पूर्णेश मोदी ने कहा, अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करते हैं तो उनका पक्ष भी सुना जाए, बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश जारी न किया जाए। अभी तक राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। उम्मीद है कि वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सर ने मानहानि मामले में निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था। 2019 चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को इस साल 23 मार्च को सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल गांधी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि राहुल गांधी पहले ही देश भर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं और निचली अदालत का कांग्रेस को उनकी टिप्पणियों के लिए 2 साल कारावास की सजा सुनाने का आदेश न्याय संगत, उचित और वैध है। अदालत ने कहा, दोष सिद्धि के फैसले पर रोक लगाने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। अदालत ने कहा, वह बिल्कुल बेबुनियाद आधारों पर दोष सिद्धि के फैसले पर रोक लगवाने की कोशिश कर रहे थे। ये कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि दोष सिद्धि पर रोक कोई नियम नहीं है, बल्कि यह एक अपवाद है जिसका सहारा केवल दुर्लभ मामलों में ही लिया जाता है। अयोग्यता केवल सांसदों, विधायकों तक सीमित नहीं। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता के खिलाफ 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। अदालत ने कहा था कि इस शिकायत के बाद वीर सावरकर के पोते ने कैम्ब्रिज में राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर के खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयान को लेकर पुणे की एक अदालत में एक और शिकायत दर्ज कराई थी। उनके खिलाफ एक और शिकायत लखनऊ की संबंधित अदालत में दर्ज की गई थी। अदालत ने कहा कि इस पृष्ठभूमि में दोष सिद्धि के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करने पर याचिकाकर्ता के साथ किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं होगा। न्यायाधीश के द्वारा आदेश पढ़ते हुए कहा गया था कि अपीली अदालत द्वारा पारित किया गया आदेश उचित एवं वैध है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी, सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है। इस टिप्पणी को लेकर विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। यदि दोष सिद्धि पर रोक लग जाती है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर एकदम से बदल गई। राज्य की सियासत के 2 बड़े चेहरे शरद पवार और उद्धव ठाकरे, दोनों की पार्टी कांग्रेस की किस्मत से टूट गई। दोनों के पास अब बस गिनती के विधायक, सांसद और नेता बचे हैं। कांग्रेस इसे अपने लिए एक बड़ा मौका मान रही है, क्योंकि सियासत में दोस्ती सिर्फ फायदे के लिए की जाती है। अब ऐसा ही कांग्रेस महाराष्ट्र में भी करने जा रही है। कांग्रेस अपने सहयोगियों को हुए नुकसान से खुद का फायदा करने की फिराक में है। कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को हुए नुकसान का फायदा उठाने के लिए खुद को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान कांग्रेस इस बात का भी खास ख्याल रखेगी कि उद्धव गुट और शरद पवार गुट उनसे नाराज न हों, क्योंकि सामने विपक्षी एकता की मुहिम भी है जिसमें कोई दरार कांग्रेस देखना नहीं चाहती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे की हर बात को मान ले। कांग्रेस दोनों ही नेताओं की मौजूदा सियासी हैसियत के मुताबिक ही सीटें देगी, इससे ज्यादा नहीं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एमवीए के बीच होने वाली सीट शेयरिंग मीटिंग्स में कड़ी सौदेबाजी करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के बीच हुई बैठक में इसको लेकर खास तौर पर बातचीत की। सूत्रों का कहना है कि इस मीटिंग में एनसीपी और शिवसेना में हुई टूट के बाद पैदा हुई स्थिति पर गहन मंथन हुआ। मंथन के बाद सभी नेताओं ने ये माना कि मौजूदा हालात में कांग्रेस के लिए राज्य में अपनी खोई जमीन पाने का गोल्डन अवसर है। महाराष्ट्र कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था।
मीटिंग्स में एक संकेत सामने आया कि कांग्रेस पार्टी अब विधानसभा में नेता विपक्ष के पद पर अपनी दावेदारी से पीछे नहीं हटेगी। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस जल्द ही इसके लिए एनसीपी और शिवसेना यूबीटी से बातचीत करेगी। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होने के लिए कहा है। उन्होंने सभी से लोकसभा चुनाव के लिए अभी इलेक्शन मोड में आने की बात कही। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि सभी नेता ग्राउंड पर मेहनत शुरू कर दें और एमवीए के बीच सीट शेयरिंग का इंतजार न करें। कांग्रेस की इस मीटिंग के दौरान पार्टी महाराष्ट्र कांग्रेस में छिड़ा घमासान भी सामने आ गया। नाना पटोले ने कहा कि दिल्ली में शिकायत के लिए नेताओं द्वारा किए जाने वाले दौरे पार्टी लीडरशिप का काम प्रभावित करते हैं। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटोले से कहा कि वो नेताओं को लूप लिए बिना उनके गढ़ में न जाएं। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेतृत्व ने नाना पटोले को यह स्पष्ट किया कि वे राज्य में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें लोकल नेताओं को इसकी सूचना देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी को जानबूझकर टोका, ये जानते हुए कि सम्राट चौधरी सिर पर मुरेठा यानी पगड़ी क्यों बांधते हैं। नीतीश कुमार ने ये सवाल उनसे पूछ लिया, सम्राट जी आप मुरेठा क्यों बांधते थे। नीतीश कुमार ये सोच रहे थे कि सम्राट चौधरी कोई गोलमोल जवाब देंगे, लेकिन सम्राट चौधरी ने पलटकर ऐसा कह डाला, नीतीश कुमार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और वे चुपचाप वहां से खिसक लिए। असल में नीतीश कुमार के पूछे जाने पर सम्राट चौधरी ने कहा, आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना है, इसका ये संकल्प है। आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगी। इस काम में आपका भी आशीर्वाद चाहिए। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे सम्राट चौधरी ने सदन के बाहर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सदन विपक्ष के सभी सदस्यों को डराने और धमकाने का काम बिहार सरकार कर रही है। ये बेहद दुखद है। यहाँ कोई डरने वाला नहीं। नीतीश बाबू, जब तक आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटाएंगे तब तक बीजेपी एक दिन भी स्थिर नहीं होने वाली। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हजारों टीचर्स पर लाठियां चली। इस पर हम लोगों ने कहा कि आप लोग सरकारी तौर पर गुंडागर्दी करवा रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जब हिटलर शाही नहीं चला तो नीतीश शाही भी नहीं चलेगी। ये लोग केवल डराने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जैसे तानाशाह से बिहार को मुक्ति दिलाना ही बीजेपी का उद्देश्य है। एनडीए की जब सरकार थी तब कोई चार्जशीटेड सदस्य मंत्री नहीं था। खुद डिप्टी सीएम चार्जशीटेड हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर बोलने की हिम्मत ही नहीं। अगर कुछ बोले तो आरजेडी वाले उन्हें कुर्सी से हटा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उफनती यमुना का पानी अब दिल्ली में घुसने को बेताब है। यमुना का पानी अब रिंग रोड तक आ पहुंचा है, जिसे रेत की बोरियों से फिलहाल रोक दिया गया है। पिछले कई दिनों से दिल्ली के हालात बिगड़ते जा रहे थे और अरविंद केजरीवाल कभी बारिश को तो कभी दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को दोष देते रहे। लेकिन जब हालात बेकाबू होने लगे तब अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और अंत में अपने हाथ खड़े कर दिए और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिख डाला। असल में यही अरविंद केजरीवाल की सियासत का फलसफा है कि पहले दूसरों को दोष दो, काम नहीं चले तो फिर हाथ खड़े कर दो। कोरोना काल में भी अरविंद केजरीवाल ने यही सब किया। टीवी पर सारे इंतजाम पक्का होने की बात करते रहे और सबसे पहले बिहार और यूपी के लोगों को दिल्ली से बाहर करके बड़ी समस्या पैदा कर दी और फिर हालात काबू में नहीं आए तो हाथ खड़े कर दिए और फिर केंद्र सरकार ने सारी व्यवस्था की और दिल्ली में महामारी पर काबू पाया। और अब जब दिल्ली में बाढ़ का खतरा आया तो भी केजरीवाल ने वही किया। अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर अपील की है कि हथिनी कुंड बैराज से सीमित तरीके से पानी छोड़ा जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली को साथ मिलकर बचाने की बात कही और लगे हाथ G20 की होने वाली बैठक को भी केजरीवाल ने लिखा कि कुछ हफ्तों में यहां G20 शिखर वार्ता होने जा रही है। देश की राजधानी में बाढ़ की खबर से दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हम सबको मिलकर इस स्थिति से दिल्ली वालों को बचाना है। मतलब कि अरविंद केजरीवाल ने हाथ भी खड़े कर दिए, लेकिन पूरी चालाकी से। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर 260 मीटर 55 सेंटीमीटर पहुंच गया है। ये खतरे के निशान से बहुत ऊपर है। इससे पहले यमुना का अभी तक का अधिकतम स्तर 1978 में 260 मीटर 49 सेंटीमीटर था। उस वक्त दिल्ली में बाढ़ आ गई थी और फिर काफी गंभीर स्थिति हो गई थी। 207 मीटर 55 सेंटीमीटर के स्तर पर अब यमुना में कभी भी बाढ़ आ सकती है।
उन्होंने कहा कि सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुमान के मुताबिक रात को यमुना का स्तर 207 मीटर 72 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ही चिंता की बात है। दिल्ली में बाढ़ के लिए हरियाणा को जिम्मेदार बताते हुए केजरीवाल ने हथिनी कुंड बैराज से धीरे धीरे पानी छोड़े जाने की अपील की। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में पिछले 3 दिन से बारिश नहीं हुई है। दिल्ली में यमुना में पानी का स्तर दिल्ली की बारिश की वजह से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि हरियाणा में स्थित हथिनी कुंड बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से लगातार बढ़ रहा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि संभव हो तो हथिनी कुंड बैराज से पानी को एक सीमित गति से छोड़ा जाए ताकि दिल्ली में यमुना का स्तर और न बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अमेठी में जो हश्र राहुल गांधी का हुआ, कुछ वैसा ही बारामती में शरद पवार और सुप्रिया सुले का होने वाला है। बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार तीनों ने ऐसी रणनीति तैयार की है जिसकी वजह से शरद पवार अपने गढ़ को बचाने के लिए बड़ी चुनौती का सामना करेंगे। अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार महाराष्ट्र में कई जगहों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अजीत पवार सीधे बारामती पर धावा बोलने की तैयारी में हैं। माना जा रहा है कि 2024 में बारामती में सुप्रिया सुले का मुकाबला अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से होगा। विधानसभा चुनावों में पार्थ चुनाव हार गए थे, तभी से अजीत पवार शरद पवार से नाराज चल रहे हैं। अब बारी उसका बदला लेने की है। अजीत पवार बारामती में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस आयोजन में उनके साथ मंच पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। ये आयोजन पुरंदर तहसील में होने जा रहा है, जो बारामती लोकसभा सीट में पड़ता है। यहीं से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं। यहां से शरद पवार भी सांसद रह चुके हैं। भाजपा की लंबे समय से बारामती लोकसभा सीट पर नजर रही है। यहां उसने कई नेताओं को तैनात भी किया है ताकि वे 2024 को लेकर तैयारी करें। अब यहां अजीत पवार के साथ भाजपा मंच साझा करके नए अवसर तलाशेगी। 1 साल पहले ही भाजपा ने मिशन बारामती की शुरुआत की थी। इसके तहत केंद्रीय मंत्रियों को हाईकमान ने आदेश दिया था कि वे संसदीय क्षेत्र का दौरा करते रहें। यही नहीं, राज्य के नेता भी लगातार अमेठी का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, जब हम वहां जीत हासिल कर सकते हैं तो फिर बारामती में ऐसा क्यों ना हो। बारामती लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 6 विधानसभाएं आती हैं। इनमें से बारामती से खुद अजीत पवार ही विधायक हैं। इसके अलावा इंदापुर से एनसीपी के दत्ता भाराने हैं, वह भी अजीत पवार के ही समर्थक हैं। इसके अलावा दौंद विधानसभा से भाजपा के राहुल कुल हैं। खड़कवासला से भाजपा के भीमराव तापकीर विधायक हैं। भोर सीट से कांग्रेस के संग्राम थोपते और पुरंदर से कांग्रेस के ही संजय जगताप हैं। इस तरह बारामती सीट पर एनसीपी, कांग्रेस और भाजपा का मिला जुला असर है, लेकिन सांसद के तौर पर सुप्रिया सुले ही चुनी जाती हैं। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस भी उनके लिए सॉफ्ट रही है। अब बदले हुए हालात में भाजपा और एनसीपी का एक धड़ा साथ आ गया है। ऐसी स्थिति में सुप्रिया सुले इस सीट पर कितने लोगों या नेताओं को साथ ला पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। शरद पवार खेमे के लिए टेंशन की बात यह है कि उनके समर्थन वाला कोई भी विधायक बारामती लोकसभा सीट के अंतर्गत नहीं है। मौजूदा स्थिति में भाजपा, अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मजबूत दिख रही है। इसलिए बारामती लोकसभा सीट का चुनाव भी यदि फंस जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। चर्चाएं यहां तक हैं कि बारामती में सुप्रिया सुले के मुकाबले अजीत पवार के बेटे पार्थ को ही उतारा जा सकता है। हालांकि परिवार के ही सदस्य और विधायक रोहित पवार ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में अजीत पवार सीधे सुप्रिया सुले के मुकाबले में नहीं जाना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंचायत चुनावों में मिली जीत से ममता बनर्जी बेहद खुश हैं। टीएमसी में माहौल जश्न का है, लेकिन इस जीत के अंदर कई ऐसे कांटे हैं जो ममता बनर्जी को चुभ रहे हैं। बीजेपी भले ही दूसरे नंबर पर रह गई, लेकिन 2018 के मुकाबले उसकी ताकत 2 गुना हो गई। बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ा है। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने भी अपनी सीटें बढ़ाई हैं, लेकिन ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल कोलकाता हाईकोर्ट ने खड़ी कर दी। इससे टीएमसी के जीते उम्मीदवारों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कोर्ट उनके निर्वाचन को रद्द भी कर सकती है। पंचायत चुनावों में हुई भारी हिंसा को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया। हाईकोर्ट ने हिंसा को कंट्रोल करने के लिए की गई कार्रवाई पर पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्यमय भट्टाचार्य की बेंच ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट असंतोषजनक और अधूरी है। जस्टिस शिवगणनम ने यह भी कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में निर्वाचित घोषित किए गए उम्मीदवारों की किस्मत काफी हद तक इस संबंध में दायर याचिकाओं के नतीजों पर निर्भर करेगी।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में सभी याचिकाकर्ताओं को गुरुवार तक संबंधित दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया। इस मामले पर 18 जुलाई को दोबारा सुनवाई होगी। चुनाव संबंधी हिंसा के संबंध में चीफ जस्टिस की बेंच में 3 जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। पहले याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी हैं। दूसरी याचिकाकर्ता भी बीजेपी नेता और कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील प्रियंका टिबरेवाल हैं, जबकि तीसरा याचिकाकर्ता एक व्यक्ति फरहाद मलिक है। जस्टिस शिवगणन ने कहा कि कोर्ट विशेष रूप से केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों की प्रभावी तैनाती और उपयोग में असहयोग करने के आयोग के खिलाफ आरोपों पर गौर करेगी। यदि राज्य अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता तो अदालत इस मामले को गंभीरता से लेगी। आयोग को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करना चाहिए। अदालत हर चीज की निगरानी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।